गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स में 8 जुलाई का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज देख लेंगे, फिर उनका डिटेल डिस्कशन। जीएस पेपर 1 से रिलेटेड न्यूज है, रिस्टोरेशन ऑफ शीश महल एंड मुगल गार्डन्स इन शालीमार बाग। दूसरी है ज्योग्राफी से रिलेटेड, माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी इरप्ट्स इन इंडोनेशिया। थर्ड है टाइफून दानास इम्पैक्ट्स ताइवान। उसके अलावा जीएस पेपर 1 का है एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट ऑन बर्थ आउटकम्स इन इंडिया। हेल्थ और एजुकेशन का देख लीजिए इस पेपर 2 से, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, ट्रेंड्स एंड कॉजेस। फिर एनसी रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर बेगम अकबर जहांस डेथ एनिवर्सरी एंड मार्टर्स डे। यूएई इंट्रोड्यूसेस न्यू गोल्डन वीजा प्रोग्राम फॉर इंडिया एंड बांग्लादेशी रेजिडेंट्स। दिल्ली हाईकोर्ट अपहेल्ड रिवोकेशन ऑफ सेलिब्रिटी सिक्योरिटी क्लियरेंस। challenges and opportunities for women-led MSMEs in India। उसके अलावा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व पे एक अटैक हुआ है एक बेयर का, तो इसका लोकेशन देख लेंगे। फिर केरला गवर्नमेंट फाइल सूट अगेंस्ट एमएससी वेसल फॉर पॉल्यूशन डैमेज। फिर म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से चीन रेफ्यूजीज जो है वो भारी मात्रा में मिजोरम की तरफ जो है वो आए हैं। और इंडिया ब्रिक प्रेसिडेंसीज फोकस ऑन रेजिलियंस इनोवेशन इन ग्लोबल साउथ। फिर यूएस रिवोक्स टेररिस्ट डेजिग्नेशन फॉर हयात ताहरीर अल शाम। और इंडिया स्पेस एंड डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन, और वेरा सी रूबन ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स कैपेबिलिटीज। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का है, शीश महल का रिस्टोरेशन का काम हो रहा है, एएसआई इसको करा रहा है। शालीमार बाग है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, और यहीं पे शीश महल है जो कि एक ग्लास का पैलेस है, और ये बिल्ट हुआ था 1653 में बाय इज उन नशा बेगम, जो कि मुगल एम्परर शाहजहां की वाइफ थी। और इट वॉज डिजाइन एज ए रॉयल रिट्रीट मिररिंग द शालीमार बाग इन कश्मीर। तो कश्मीर में भी एक शालीमार बाग है, तो उसी की से मिलता जुलता ये दिल्ली में बनाया गया है। और इसका जो रिस्टोरेशन का काम है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और रिस्टोरेशन के बाद से बारादरी और 3 कॉटेज हेरिटेज एरा कॉटेज जो है वो पब्लिक के लिए 2 जुलाई को ओपन कर दिए गए हैं। और अभी वहां पे एक वाटर का पाइप था, मतलब उसमें वाटर रन थ्रू, उसके थ्रू जो है पानी जो है वो बहता था, तो उसके रजिस्ट्रेशन का काम जो है अभी वो चल रहा है। और शीश महल की बात कर लें तो यहाँ पे दिल्ली की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जैसे औरंगजेब का सेल्फ कोरोनेशन हुआ था यहाँ पे 1658 को। और उसके अलावा नादिर शाह आए थे दिल्ली में, तो वहाँ वो भी यहाँ पे थे। उसके बाद इसे जो है वो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया था 1983 में। शालीमार बाग दिल्ली का जो है ये वन ऑफ द मैनी गार्डन्स है जो कि मुगल पीरियड में बने थे। और सबसे फेमस इसमें जो है वो कश्मीर का शालीमार बाग है। और इसका जो दिल्ली का शालीमार बाग है उसका काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। फिर माउंट लिवो तोबी लाकी लाकी इन इंडोनेशिया है, वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं, तो इसका लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो वॉल्केनिक मटेरियल है वो 1.8 किलोमीटर तक से भी ज्यादा जो है वो फैल गया है। और इसकी वजह से जो आसपास के गांव हैं अफेक्ट हुए हैं, और फ्लाइट जो है वो भी अफेक्टेड हुई हैं। ये जो वॉल्केनो है ये फ्लोर्स आइलैंड में पाया जाता है। और फ्लोर्स आइलैंड है इज अ पार्ट ऑफ द लेसर सुंदा आइलैंड, जो कि ईस्टर्न इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है, तो यहाँ पे इस वजह से काफी वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। फिर ताइवान में एक टाइफून आया है जिसका नाम है टाइफून दनास। टाइफून दनास जो है ये सदर्न ताइवान को इसने हिट किया है, उसकी वजह से वहां पे काफी फर्टिलिटीज हुई हैं और इंजरीज हुई हैं। और ताइवान जो है वो फ्रीक्वेंटली जाना जाता है टाइफून्स के लिए, वहां पे अक्सर इस तरह के तूफान आते हैं। और इस बार जो है ये जो टाइफून दानास है उसने वहां के वेस्ट कोस्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। टाइफून्स की अगर हम बात कर लें तो ये कॉमन पाए जाते हैं वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। और इनसे जो है वो फिलीपींस, ताइवान, जापान, चाइना, ये सब कंट्री जो है वो अफेक्टेड होती हैं।
टाइफून में बहुत ज्यादा जो है वो रेनफॉल होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, और इनकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है, लैंडस्लाइड होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचता है। फिर एक आर्टिकल था एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट ऑन बर्थ आउटकम्स इन इंडिया। तो एक स्टडी हुई है जिसमें कि पब्लिश हुई है PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका जो है इम्पैक्ट जो है वो बर्थ पे पड़ रहा है, बर्थ आउटकम्स पे पड़ रहा है, कि बहुत जो है वो प्री मेच्योर बर्थ्स भी हो रही हैं, और इसके अलावा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका जो वेट है वो भी काफी कम रह रहा है। तो ये कंबाइंड रिसर्च करवाई गई थी, इसमें इंडिया के साथ साथ थाईलैंड, आयरलैंड, यूके, इनकी भी टीम थी, और उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के साथ मिलकर जो है ये काम किया, और एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट किया, और देखा कि उसका बर्थ आउटकम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें पाया गया है कि जो प्री टर्म बर्थ है और लो बर्थ वेट है ये बढ़ रहा है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। और एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इसकी वजह से देखा गया है कि काफी सीवियर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हाईएस्ट रेट है प्री टर्म बर्थ का, जो कि 39% के अराउंड है। और अगर लो बर्थ वेट की बात करें तो सबसे ज्यादा पंजाब में है, और उसके बाद दिल्ली का जो है वो स्थान है। तो इस तरह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका हेल्थ पे भी काफी असर पड़ रहा है, मतलब मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ पे काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्री टर्म बर्थ कहा जाता है बर्थ अकरिंग बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर 37 हफ्ते के पहले बच्चे पैदा होते हैं तो उनको प्री टर्म बर्थ कहा जाता है। और जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिनका डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर्स का या उससे कम का होता है, और ये कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, और इनकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर केरला का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी सडन डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक से उनको उनको नोटिफाई किया जाए। और इसमें सरकार की तरफ से आदेश आया है कि 45 वर्ष से कम, यानी कि जो जिन्होंने 45 एज नहीं अटेन की है, अगर उनकी सडन डेथ होती है तो उसको जो है वो पूरा मॉनिटर किया जाए और उसको देखा जाए। और आजकल चूंकि इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, और अ, बहुत सी जगह जो है वो न्यूज आ रही थी कि क्या कोविड वैक्सीनेशन का इनसे कोई रिलेशन है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या इसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है। तो सेंट्रल की भी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें बताया गया था, एम्स की एक स्टडी हुई थी कि इनका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया है, और इसमें बात कही गई है कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कार्डियो पल्मोनरी रिससिनेशन जिसको कि, तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सीपीआर के लिए ट्रेनिंग भी देगी, लोगों को जनरल अवेयरनेस भी बढ़ाएगा, और इसके लिए डिफरेंट एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प भी ली जाएगी। सीपीआर की अगर बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक होती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में काफी मददगार होती है, जब किसी को हार्ट अटैक हो या कोई डूब गया हो और उसकी हार्ट बीट अचानक से बंद हो गई हो, ब्रीदिंग बंद हो गई हो, तो उसको वापस से ले आने के लिए जो है वो सीपीआर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिसमें कि चेस्ट पे जो है वो तेजी से कंप्रेशन मारा जाता है, और फिर इससे जो इंडिविजुअल रहता है वो वापस से सांस लेना स्टार्ट कर देता है। फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को लेके एक आर्टिकल निकला था, इसमें बताया गया है कि कैसे जो एमएमआर है उसमें कमी तो आई है। अगर 2019 और 21 की बात करें तो जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो 93 पहुंच गया है, जिसमें कि 93 मैटरनल डेथ्स हो रही है पर 1 लाख लाइव बर्थ, और ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा रिपोर्ट इसको बताया गया है। लेकिन अभी भी जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है ये एक प्रॉपर सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है। और अगर हम बात कर लें स्टेट वाइज तो इसमें जो है वो एक्शन ग्रुप्स बनाए गए हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट स्टेट्स में किस तरह से काम करना है। तो पहले स्टेट में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स हैं। सदर्न स्टेट्स की बात कर लें तो उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु है। और साउथ स्टेट्स की बात कर लें तो केरला का जो है वो लोवेस्ट एमएमआर है जो कि 20 है, और कर्नाटका का है हाईएस्ट है 63। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का भी जो एमएमआर है वो 63 है। फिर नेपा वायरस का आउटब्रेक हुआ है केरला में, वहां पे फिर से नेपा वायरस
डिटेक्ट किया गया है बहुत सारे इंडिविजुअल में। तो इसको लेके जो गवर्नमेंट है उसने अलर्ट जारी कर दिया है, और जो भी कांटेक्ट में आए हैं पेशेंट्स के, उनका उनकी भी जांच हो रही है, और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसको कंटेन किया जा सके। इंडिया में काफी टाइम से निपा वायरस के आउटब्रेक्स हो रहे हैं, और केरला के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी काफी इंडिविजुअल्स जो है वो इन्फेक्टेड पाए गए हैं। निपा वायरस एक बहुत ही डेडली डिजीज होती है, और ये फैलती है टेरोपस बैट के थ्रू फैलती है, फ्रूट बैट्स के थ्रू, जो कि इसके नेचुरल रिजर्वायर होते हैं। और ये जो बैट्स हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, पैसिफिक आइलैंड में पाए जाते हैं। और ये जो वायरस है ये ह्यूमन से ह्यूमन में डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो है फैलता है। जो बैट इन्फेक्ट रहते हैं फिर उनसे जो है कंटेमिनेशन होता है, उनके यूरिन, सलाइवा और बाकी जो वो फूड खाते हैं उसके थ्रू। ये एक जूनोटिक वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स सच एज फूड बैट्स, एंड इसकी वजह से सीवियर डिजीज होती है। और मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो निपा वायरस के केस में 40 से 75% का जो है वो मोर्टेलिटी रेट होता है। जम्मू कश्मीर की रूरल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि एक स्पेशल मीटिंग बनाएंगे जिसमें वो डिस्कस करेंगे बेगम अकबर जहां की डेथ एनिवर्सरी, जिसे कि मार्टर्स डे के रूप में वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है 13 जुलाई को। तो उसको फिर से स्टार्ट करने की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लें तो 2019 में उसका यूटी का दर्जा उसको मिला और स्टेट का दर्जा हटा दिया गया था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज जो है वो घोषित कर दिया गया था। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था वहां से। और जम्मू की अगर बात करें तो पहले उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस टाइम पे 2019 तक जो है वो 13 जुलाई को जो है वो स्टेट में हॉलीडे रहता था। और डोगरा डायनेस्टी के खिलाफ जो है वो इन लोग ने विद्रोह किया था, तो उसमें जो है वो काफी सारे लोग मारे गए थे। उसी को जो है वो मार्टर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है वहां पे। तो 2019 के बाद से वहां पे चूंकि वो यूटी बन गया तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहता है, तो इसे बंद कर दिया गया था। तो अब स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि वापस से इसे शुरू कराया जा सके। यूनाइटेड अरब अमीरात ने नया गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर इंडियन एंड बांग्लादेशी रेजिडेंट्स। और इसके लिए जो इनके रूल्स थे गोल्डन वीजा को अचीव करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अ, इसमें पहले जो है वो 2 मिलियन एईडी, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा रुपए देने पड़ते थे अगर वहां पे प्रॉपर्टी लेनी हो या बिजनेस स्टार्ट करना हो। तो अभी उसको कम करके 23 लाख के अराउंड कर दिया गया है। और जो भी चाहे वो जाके अपना ये वीजा जो है वो ले सकता है। गोल्डन वीजा जो वो स्कीम होती है, इसके थ्रू जो रेजिडेंट होते हैं उनको फ्री एंट्री जो है वो मिलती है, उन्हें बार बार वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है, और वो वहां पे अपना बिजनेस भी सेटअप कर लेते हैं। और ये एक ब्रॉडर ट्रेंड है जो कि काफी सारी कंट्रीज में रहता है, ताकि जो बाहर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपना आके उस कंट्री में इन्वेस्ट करें। तो उनको एक बार में ही लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीजा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेलेबी सिक्योरिटी का क्लियरेंस, उन्होंने केस किया था कि ये टर्की बेस्ड एयरपोर्ट सर्विस है, जिसको कि पहलगाम हमले के बाद से टर्की के साथ भारत के रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो इनकी सारी सर्विसेज को इंडिया के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। तो कोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ऐसा एक्शन लिया गया था। तो ये है। और सेलिबी इंटरनेशनल की अगर हम बात कर ले तो ये टर्की बेस्ड एयरपोर्ट सर्विसेज फर्म है। फिर मई में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम इंट्रोड्यूस किया था। ये एक $175 बिलियन का स्पेस बेस्ड मिसाइल शील्ड डेवलपमेंट है, जिसका कि एम होगा टू काउंटर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक एंड ऑर्बिटल थ्रेट्स। तो ये एक नया स्कीम है। और इसको लेके थोड़ा डिबेट भी चल रहा है कि क्या ये सही होगा, मतलब स्पेस से ये कोशिश करें कि वहीं से जो है वो इस तरह का सिस्टम डेवलप करेंगे कि जो भी मिलिट्री अटैक्स होंगे उनको काउंटर किया जा सके। और इसको लेके लीगल डिबेट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, इसका ये इसमें जो है वो उल्लंघन होगा। आउटर स्पेस स्पेस ट्रीटी की बात करें तो ये
जो है ये एक फॉर्मल ट्रीटी है और इसको जो है वो 1967 में जो है वो काफी सारी कंट्रीज ने रेटिफाई किया था कि इनका काम है कि देखना कि आउटर स्पेस में जो है वो किस तरह की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज की जा रही हैं और जिसमें कि मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं। तो अब ये तो ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, गोल्डन डोम। चाइना का रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्शन और इंडिया के कंसर्न्स को लेके एक आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि कैसे जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए चल रही है। अभी इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आए ताकि जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। और अप्रैल में चाइना ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। जब से टैरिफ वॉर चल रही है तो उसको लेके इंडिया का काफी कंसर्न है, क्योंकि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है वो काफी ग्रो कर रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी पॉलिसीज भी बनाई हैं। और बिना रेयर अर्थ मैग्नेट्स के जो है वो पॉसिबल नहीं है कि इसको हम आगे लेके जा सकें। रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बात कर लें तो इसमें नियो डायमीनियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स हैं जो कि क्रूशियल होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और चाइना का एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है रेयर अर्थ मैग्नेट मार्केट में। ऐसा नहीं है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो सिर्फ चाइना में पाए जाते हैं, पाए तो वो सारी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो चाइना है उसके उसने अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली हैं कि ताकि इनका जो है वो एक्सप्लोरेशन करे प्रॉपर तरीके से और उनको मैनेज करे, तो इसका जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा है। बाकी कंट्रीज की बात करें तो जापान ने भी काफी जो है इस पे टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल कर ली है। लेकिन इंडिया और जो यूएसए हैं वो अभी भी चाइनीज एक्सपोर्ट पे इन मेटल्स पे काफी डिपेंडेंट है। तो चाइना इसको टैरिफ वॉर में जो एज ए टूल जो है वो यूज कर रहा है। और उसके अलावा चाइना ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और भी जो हाईटेक मटेरियल्स हैं जिनका की यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा सेमीकंडक्टर्स में, लिथियम आयरन बैटरीज को बनाने में, उस पे भी बैन कर दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो ये 17 केमिकल एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के। और ये रेयर, इनका नाम है रेयर लेकिन ये रेयर होते नहीं, अबंडेंट में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो काफी कॉस्टली होता है और इसका प्रोसेसिंग भी काफी कॉस्टली होता है। फिर मध्य प्रदेश के संजय धुबरी टाइगर रिजर्व को लेके एक न्यूज है कि वहां पे 3 लोग मारे गए हैं। एक बेयर ने अटैक कर दिया था गांव गांव के पास और उसके बाद गांव वालों ने बेयर को भी मार दिया। तो ये जो टाइगर रिजर्व का लोकेशन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये संजय दुबी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश की सीधी डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है ये। और ये जो टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप है उसके में अंतर्गत आता है। और ये एरिया जो है ये टाइगर प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। फिर केरला गवर्नमेंट ने जो है वो लीगल एक्शन लिया है एमएससी वेसल एल्सा 3 के अगेंस्ट। एमएससी एल्सा को एमएससी अकितेता 2 भी कहा जाता है। और इसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने सूट दायर किया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को जो है वो 9,531 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज है वहां पे बहुत पॉल्यूशन फैला है। ये जो वेसल है ये 25 मई को केरला के अलाफुजा कोस्ट के पास आके सिंक कर गया था और उसकी वजह से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो आसपास के एरिया में फैल गए थे। इसमें 643 कंटेनर्स थे जो कि हजारडस कार्गो को लेके जा रहे थे और उनकी वजह से पूरे एरिया में वाइट पैलेट्स फैल गए। और इसकी वजह से जो बायोडायवर्सिटी है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है और फिशिंग इंडस्ट्री भी काफी प्रभावित हुई है इन कंटामिनेशन की वजह से। म्यांमार में क्लैशेस हो रहे हैं दो एथनिक ग्रुप्स के बीच और उसकी वजह से 4,000 चिन पीपुल वो मिजोरम आए हैं इंडिया में। और ऑफिशियल्स ने बताया है कि चांपाई डिस्ट्रिक्ट की मिजोरम की चांपाई डिस्ट्रिक्ट में ये जो म्यांमार के नेशनल्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। और तो यहाँ पे ये रिफ्यूज लिए हैं इन्होंने। अगर चिन पीपुल की बात करें तो ये म्यांमार के हैं और ये इनका बहुत मीजो पीपुल से भी रिलेशन रहा है, तो वहां पे जाके वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी बहुत से लोग रह रहे हैं। और मिजोरम की बात करें तो वहाँ पे जू कम्युनिटी है, कुकीज हैं, जोमीज हैं, मार्स हैं, कुकी चिन्स हैं। और या अगर हम म्यांमार की बात करें तो
वहां पे पीपुल्स डिफेंस फोर्स है जो कि एक रेजिस्टेंट मूवमेंट चला रहा है अगेंस्ट म्यांमार के मिलिट्री जनता। तो उसको लेके वहां पे गन फाइट हुई है। तो गन फाइट की वजह से लोकल जो वहाँ की सिचुएशन है अभी खराब हो चुकी है। इस वजह से लोग वहां से भाग के इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो ये कम्युनिटीज के नाम इंपॉर्टेंट है, चिन, मीजो, जू कम्युनिटी और CNDF जो कि है चिन नेशनल डिफेंस फोर्स है। ये इथनिक आर्म ग्रुप है म्यांमार का। और ब्रिक्स समिट हुई है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इंडिया विल एम टू रीशेप ब्रिक्स ड्यूरिंग इट्स अपकमिंग प्रेसिडेंसी। आने वाले टाइम में ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिली है। और उन्होंने बोला है कि ब्रिक्स विल एम्फेसाइज बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स समिट में काफी सारी बातें कही हैं और चाइना से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी लेके कहा गया है कि एटलीस्ट चाइना जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं उनको जो है वो उनके लिए जो बैन लगाया है उसको खत्म करे। और इस समिट में जो है वो PM ने जो है वो एनवायरमेंट, COP30 एंड ग्लोबल हेल्थ इसको एड्रेस किया सेशन को। और इसमें ये और भी वर्ल्ड लीडर्स में से मिले जिसमें कि क्यूबा के प्रेसिडेंट से मिले और इसके अलावा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम से मिले, यूरुग्वे के प्रेसिडेंट यामांदू ओरसी से मिले, बोलीविया के प्रेसिडेंट लुइस एल्बर्टो अर्की कैटेकोरा से मिले। तो वहां पे कैसे रिलेशंस को डेवलप करना है इस पे बातचीत चली। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि वो हयात तहरीर अल शाम HTS जिसको कि उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था, तो अभी उसका जो डेजिग्नेशन है उसको रिवोक कर रहा है। और इस ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो ये एक जिहादी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पार्टिसिपेट करता है सीरिया के सिविल वॉर में। तो नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर HTS आए कहाँ का ग्रुप है तो ये सीरिया से रिलेटेड है। और FTO का मतलब होता है एक डेजिग्नेशन होता है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें नाम आने के बाद से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको काफी सीरियस लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। फिर यूनियन साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह उन्हें इंक्वायरीज हो रही थी कि इंडिया का जो गगनयान मिशन है वो कब लॉन्च होगा। तो उसमें उन्होंने बोला है कि गगनयान मिशन के साथ साथ समुद्रयान मिशन भी गवर्नमेंट जो है वो ले आएगी। और इसका एम रहेगा कि इंडिविजुअल्स को भेजना बिलो 6,000 मीटर्स बिलो द ओशन सरफेस फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। गगनयान प्रोजेक्ट की बात कर लें तो इसका एम है टू डिमॉन्स्ट्रेट इंडिजिनस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। मतलब इंडिया का ये मिशन रहेगा जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट मिशन है, गगनयान और समुद्रयान आगे आने वाले टाइम में लॉन्च होगा जिसमें कि डीप सी में लोगों को भेजने का काम गवर्नमेंट करेगी। फिर द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, ये इसका लोकेशन है चिलियन के एंडीज में ही पाई जाती है। और ये 8,684 फीट ऊंचाई पे है सी लेवल से। और इसकी काफी बेटर ये एक टेलीस्कोप है जो इसको की स्पेस को एक्सप्लोर करने में इससे मदद मिलेगी। और माना जा रहा है कि इसका जो फील्ड है वो काफी वाइड है और इसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरास लगे हैं जिनकी मदद से स्पेस के एक्सप्लोरेशन में हेल्प मिलेगी। और इससे जो है ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब का स्टडी किया जाएगा। डार्क मैटर होता है एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर जिसको बिलीव किया जाता है कि ये जो है ज्यादातर जो यूनिवर्स का टोटल मास है वो इसी का बना हुआ है। तो इस पे अभी स्टडी का काम चल रहा है। तो ये आज 8 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी।